पुरानी बात है। ठंड खत्म हो चुकी थी। गर्मी अपने शबाब पर नहीं पहुंची थी। गेहूं कट चुके थे, यानी किसान और व्यापारियों के पास थोड़ा पैसा आ चुका था। शादी ब्याह का मौसम शुरू हो चुका था। एक ऐसी ही शादी हुई थी दिल्ली में। बारात आई थी ग्वालियर से। अच्छी शादी थी। दूर दूर तक शादी और लेन देन की चर्चाएं थीं। दुल्हन विदा करा बारात वापसी के लिए चली तो सही, लेकिन कभी ग्वालियर पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि रास्ते में आगरा पार करने के बाद बारात अचानक ही गायब हो गई। बारात में हट्टे कट्टे पहलवान भी थे, भाड़े के सिपाही भी थे, यानी चौकसी पूरी थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि जो बारात अचानक ही गायब हो गई। बहुत सालों के बाद पता चला कि बारात का सामना ठगों के उस गिरोह से हुआ था जिनका सरदार ठग बहराम खुद था। वही बहराम जिसके बारे में माना जाता है कि उसने 900 से अधिक लोगों की जान ली थी। वही बहराम जिसका नाम हत्याओं के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कहते हैं कि पीले रुमाल से ही वो लोगों को मार देता था। ऐसा रुमाल जिसमें एक छोर पर सिक्का बंधा होता था। ये ठग एक खास कोड भाषा बोलते थे, जिसको रामोसी कहा जाता था। ठगों के गिरोहों में न तो जातिवाद था और न ही धर्म का बंधन। ये सभी ठग काली देवी की पूजा करते थे। खून का चढ़ावा भी चढ़ाते थे। ठग अपने पेशे को यानी ठगी को एक काम ही मानते थे, जैसे कोई और काम, जैसे किसानी या मजदूरी। हर दिशा में फैले ये ठग कभी बारात को अपना निशाना बनाते थे तो कभी धार्मिक यात्राओं को, कभी सरकारी पैसे को तो कभी राजाओं या जमींदारों के पैसे को। यानी पैसा केवल पैसा है, चाहे जिसका हो, चाहे जैसा हो। और इन्हीं ठगों के निशाने पर आ गई थी वो बारात जो कभी ग्वालियर नहीं पहुंच सकी। ठगों का आतंक इतना था कि अंग्रेज सरकार हिल गई। बरतानिया हुकूमत की महारानी भी कांप उठी। फिर बनाया गया एक विभाग और एक खास अंग्रेज अफसर को लंदन से भारत के लिए भेजा गया। विभाग का नाम था ठगी और डकैती डिपार्टमेंट और अंग्रेज अफसर का नाम था विलियम हेनरी स्लीमैन। स्लीमैन ने हिंदी सीखी, राजस्थानी सीखी, हरियाणवी समझी, अवधी समझी और वो हर भाषा जो ठगी वाले इलाकों में बोली जाती थी उसे समझने और सीखने की कोशिश की। जिस भी ठग को वो पकड़ता था उससे मिली जानकारी को अपनी डायरी में लिख लेता था। कुछ सालों में ठगों का हर राज स्लीमैन समझ गया था। केवल समझा ही नहीं बल्कि कांप भी गया था। ठग लोगों में शामिल हो जाते थे, दोस्ती कर लेते थे, प्यार मोहब्बत का नाटक भी करते थे। रुपए पैसे का हर राज वो अपने शिकार से उगलवा लेते थे। हर बात की खबर पहुंचाई जाती थी गैंग के लोगों को। ठगों के इलाके से गुजरने वाले हर कोशिश करें कि बच जाएंगे, किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, किसी से दिल नहीं लगाएंगे, किसी को कोई खबर नहीं देंगे, लेकिन वो ठग ही क्या जो सीने में घुसकर हर राज को बाहर न निकाल ले। बस वो शामिल हो जाते थे बारातों में, शादियों में, धार्मिक यात्राओं में, मेलों में, तीर्थों में, अमीरों में, गरीबों में, यानी हर जगह बहरूपियों की तरह फंसा लेते थे शिकार को और उससे कराते थे वो काम जो कराना चाहते थे, यानी किसी खास जगह ले जाना, उस जगह जहां उन्होंने बिछाया होता था मौत का शिकंजा। इस शिकंजे में फंसने वाला कभी बाहर नहीं निकल पाता था। ये शिकंजा था भरोसे का। कभी खाने में नींद की दवाई देकर सुला देते थे और फिर सोते हुए लोगों को रुमाल से गला दबा कर मार देते थे, तो कभी शराब पिलाकर बेहोश कर देते थे, कभी लड्डू तो कभी पेड़ा, कभी भांग तो कभी गांजा। कुल जमा बात यह है कि ठग भरोसा जीतते थे और फिर इस भरोसे के दम पर अपने शिकार को एक खास जगह ले जाते थे। इस जगह पर पहले से ही कब्रें खोद कर रखी होती थी गैंग के बाकी साथियों ने। हत्याओं के बाद लाशों को इन कब्रों में दफन कर देते थे और उन पर पौधे लगा देते थे, ताकि कभी कोई सच को जान ही ना पाए कि आखिर इन पौधों के नीचे क्या है। कब्र खोदने के लिए ये लोग जिस कुदाल का इस्तेमाल करते थे उसे कस्सी कहा जाता था और कब्र को बेल। ये बेल खोदने से पहले
ये लोग कस्सी की पूजा किया करते थे, पहले गुड़ और फिर दही से और फिर बाद में शराब और खून से। इस गुड़ को तपोनी कहा जाता था और कब्रगाह में बैठकर ही इस गुड़ को खाया जाता था। ऐसा कहते हैं कि तपोनी को खाने वाला चाहे जो हो वो ठगी के धंधे से जुड़ जाता था। जब किसी को ठग बनाया जाता था तो यही तपोनी खाने के लिए दिया जाता था। ठगी का काम पुश्तैनी होता था, यानी ठग का बच्चा भी ठग ही बनता था। ठगों का निशाना पहले केवल अमीर, अंग्रेज और सरकारी लोग होते थे, इनका खजाना हुआ करता था। लेकिन बाद में ठगों ने सभी को एक भाव से निशाना बनाना शुरू कर दिया। लूट का शिकार यदि बच जाता तो वापस लौटकर शिकायत दर्ज कराता, फिर कभी ना कभी पकड़े जाने का खतरा होता। शायद इसीलिए ठगों ने अपने शिकारों को कभी वापस लौटने ही नहीं दिया, कत्ल कर दिया, लाश भी रफा दफा। अब परिवार वाले शिकायत भी करेंगे तो गुमशुदगी की। लेकिन इन्हीं शिकायतों के आधार पर स्लीमैन ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। उसने एक पैटर्न तैयार किया, कहाँ के लोग ज्यादा गायब हुए, वो कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या उनके पास पैसा था, क्या पैसा मिलने की संभावना थी, किस जगह पर उन्हें आखिरी बार देखा गया था। हर वो सवाल जो गायब हुए शख्स के बारे में किया जा सकता था वो स्लीमैन ने किया और इस आधार पर ठगों और उनकी वारदातों का नक्शा तैयार किया गया। स्लीमैन ने कुछ ठगों को मुखबिर बनाया, देह व्यापार करने वाली कुछ महिलाओं को इस काम में शामिल किया गया, इनाम का लालच, सरकारी माफी का वायदा, हर कुछ किया गया ठगी को रोकने के लिए जो जरूरी था। फिर एक एक करके ठग पकड़े जाने लगे। पकड़े गए इन ठगों को चौराहों पर फांसी दी जाती थी ताकि लोगों के बीच अंग्रेज सरकार का रुआब और भरोसा दोनों बढ़ सकें। स्लीमैन ने 10 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार एक दिन बहराम को भी पकड़ लिया। बहराम अवध का रहने वाला था, इन दिनों मध्य यूपी के आसपास का इलाका। बहराम को भी सरेआम फांसी दे दी गई। एक युग खत्म हो गया। सैकड़ों ठग मारे गए, सैकड़ों को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और हजारों को पानी के जहाज में ले जाया गया, दूर दराज के गुमनाम टापुओं पर छोड़ देने के लिए। किताबें, दस्तावेज और रिपोर्ट बताते हैं कि साल 1900 आते आते ठगी के मामले सामने आने बंद हो गए थे। स्लीमैन के वंशजों के पास आज भी वो रुमाल है जो बहराम के पास से मिला था। कई किताबें और कई पुराने सरकारी दस्तावेज ठगों के कारनामों से भरे हैं जो बताते हैं कि ठगी कोई चोरी नहीं थी, लूट नहीं थी, बल्कि ठगी इन सब से अलग अपराध की एक विधा थी। ठगों को पकड़ने के लिए जो विभाग बनाया गया था बाद में उसका नाम बदल दिया गया। ठगी और डकैती डिपार्टमेंट से इस विभाग का नाम हो गया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी CID। ठग खत्म हो गए, लेकिन क्या कभी ठगी की ये विधा खत्म हो सकी? शायद नहीं। ठगी का रंग बदल गया, रूप बदल गया, तरीका बदल गया, लेकिन आज भी ठगी होती है। कभी शिकार बच जाता है तो कभी जान से जाता है। और ठगी का कौन सा रूप है जो आज सबसे खतरनाक है, ये बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।